जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों। रैगिंग शिक्षण संस्थाओं में एक ऐसी व्यवस्था थी जब नए बच्चे प्रवेश करते थे और वहां के पुराने बच्चे जो पढ़ रहे होते थे हॉस्टल्स में या कॉलेज में, तो नए और पुराने बच्चों के बीच में जो परिचय की व्यवस्था होती थी, तो एक दूसरे का परिचय पूछा जाता था, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती थी। किसी को कुछ गाना बजाना आता है तो वो अपना परफॉर्मेंस करता था, कोई भाषण देता था, कोई चुटकुले सुनाता था। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा माहौल कॉलेजों का होता था। एक दूसरे के टैलेंट का पता चलता था पहले दूसरे दिन ही कि किसके अंदर क्या गुण है, कौन किस फील्ड में हमारा दोस्त बनेगा। एक दूसरे को दोस्त भी मिल जाते थे क्योंकि रैगिंग के द्वारा एक दूसरे के अंदर झांक लिया जाता था कि कौन क्या जानता है। परंतु पिछले 2 दशकों में रैगिंग ने भारत के अंदर जो विकराल रूप धारण किया है, वो भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। भारत की संस्कृति के ऐसा अपमान अभी तक कहीं किसी मामले में नहीं हुआ। सन 2021 में 511 रैगिंग के मामले दर्ज किए गए। सन 2020 में 219 जो थे बढ़ गए। पिछले 5 वर्षों में लगभग 25 छात्रों ने रैगिंग के कारण आत्महत्या कर ली है। आज रैगिंग बच्चों के कपड़े उतारना, बच्चों को निर्वस्त्र करना, बच्चों से ऊटपटांग हरकतें करवाना, बच्चों को एक दूसरे को चिढ़वाना, एक दूसरे के साथ यौन छेड़छाड़ करना, एक दूसरे के साथ उनके शरीरों में आघात पहुंचाना, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेस और क्षति होती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। बच्चे रैगिंग की शिकायत तक नहीं करते। इसके मुख्य 3 कारण हैं। एक तो इन घटनाओं के द्वारा जो उनको कॉलेज में भी एक समाज होती है, एक ग्रुप होता है, एक बच्चों का एक वातावरण होता है। जब किसी के साथ रैगिंग हो और उसे कुछ हानि हो जाए तो कैसे कहे कि मेरे साथ ये हुआ है, और वो साहस करके कहे भी तो उसे कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है कि कानून व्यवस्था हमारी कोई मदद करेगी। आज वो रैगिंग की शिकायत करता है, उसका कॉलेज का दूसरा दिन है और उसे पता है कि मेरी 4 साल 5 साल 3 साल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरे पक्ष में मेरी सुनवाई नहीं की जाएगी, मुझ पर ही आरोप लगाए जाएंगे, मुझको ही फंसाया जाएगा। और ऐसा हुआ है। तो कानून व्यवस्था की कमजोरी भी बच्चों को कहीं ना कहीं रैगिंग की चुंगल, रैगिंग के कुचक्र में फंसा रही है। तीसरी व्यवस्था है कि रैगिंग को कुछ बच्चे सही मान रहे हैं, और ये थोड़े बहुत बच्चे नहीं है, बहुत ज्यादा छात्रों की तादाद कहती है कि रैगिंग से हमको संसार से लड़ने की एक अनुभव मिलता है, संसार की एक विकराल, एक छुपे हुए रूप का हमें पता चलता है जो हमारे साथ होता रहता है। तो छात्र कॉलेज के प्रारंभिक दिनों में ही खुद को मजबूत कर लेते हैं। ऐसी कैसी मजबूती कि कुछ लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभिभावकों से मेरी सलाह है कि जब बच्चे कॉलेज या विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो कृपया करके उनसे प्रत्येक दूसरे दिन शाम को बात करें, उनसे दोस्ताना अंदाज में रहें, क्योंकि रैगिंग जब होती है तो बच्चे माँ बाप को भी नहीं बताते, क्योंकि माँ बाप के साथ उनके संबंध एक दोस्त की तरह नहीं है, और ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरोध में है। हमारी संस्कृति में कहा जाता है बच्चा 8 साल का हो तब तक उसे बहुत पीटो, बहुत ताड़ो, बहुत समझाओ, बहुत सिखाओ, लेकिन बच्चा जब 8 साल से बढ़े और 16-17 साल तक का हो जाए तो उसे दोस्त बना लो। लेकिन आज माँ बाप के बीच और बच्चों के बीच कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, कोई बातें ही नहीं हो रही है। फिर भी समाज बदल भी रहा है, बहुत कुछ बदलाव भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इस पर संज्ञान लिया और शैक्षणिक संस्थाओं को यह आदेश दिया कि रैगिंग को रोकना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य नहीं, कानूनी दायित्व है। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि विश्वविद्यालय के स्तर पर कोई सुनवाई नहीं की गई, कोई प्रयास नहीं किया गया। और शर्म की बात तो यह है कि रैगिंग के मामले दर्ज जब किए जाते हैं तो शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज उसे दबाने का काम करते हैं, उस पर लिपापोती करते हैं कि अगर हमने इस मामले पर कुछ कार्रवाई की तो हमारी जो शैक्षणिक संस्था है उसका अपमान होगा, उसकी साख में कमी आएगी। तो फिर उसे वो दबाने की कोशिश करते हैं कि कोई आत्महत्या हुई है तो स्वयं की वजह से की है, परिवार के दबाव में की है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में की है, फेल हो गया था इसलिए की है, जो कि ऐसा नहीं होता है। रैगिंग का मामला स्पष्ट नजर आता है। कानूनी व्यवस्था कठोर हो, कठोर से कठोर नियम बनाए जाए। रैगिंग करने वाला अगर पकड़ा जाता है तो उसे ऐसी सजा दी जाए कि आगे आने वाले 10 साल तक के बच्चे सावधान रहकर रैगिंग नहीं करनी। शैक्षणिक संस्थाओं को भी अपने अंदाज में प्रयास करना चाहिए। एक काउंसलर की टीम बनाई जानी चाहिए और एक ऐसा ऐप विकसित किया जाना चाहिए कि बच्चे के साथ अगर रैगिंग हो रही है तो वो छुपकर भी, उसका नाम तक नहीं सामने आएगा और वो प्रूफ दे दे, कह दे, तो उसका पूरी जांच होनी चाहिए कि ये घटना हुई थी या नहीं हुई थी। शैक्षणिक संस्थाओं में कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए और शैक्षणिक संस्थाओं के बाहर अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उस पर पुलिस का बहुत बड़ा शिकंजा होना चाहिए कि कोई घटना को अंजाम न मिले। और सबसे उत्तम प्रयास जिसकी कोई काट नहीं है, जो कि सबसे बड़ा रामबाण साबित होगा, कि बच्चे शिक्षा को कंप्यूटरीकृत न बनाए। शिक्षा जीवन जीने का साधन है, शिक्षा खुद को जीवित बनाने का साधन है, शिक्षा पशुता से मनुष्यत्व की ओर ले जाने का साधन है। तो इसमें बच्चों का जागना, इससे बड़ा तो कोई उपाय या हथियार हो ही नहीं सकता कि छात्र खुद के साथ हुई घटना से प्रेरित होकर
दूसरों के साथ भी वही घटना को अंजाम न दे, क्योंकि रैगिंग के पीछे ये बहुत बड़ा तत्व देखा जाता है कि जब मेरे साथ अगर रैगिंग हुई है तो मेरी मानसिकता बन जाती है कि जो मेरे जूनियर आएंगे, मैं सीनियर के तौर पर अपने अहम को संतुष्टि देने के लिए उनके साथ रैगिंग करूंगा और बढ़ चढ़ के रैगिंग करूंगा। जो मेरे साथ हुई थी उससे भी ब्याज लगा के बदला चुकाऊंगा। तो एक पीढ़ी को तो अपना बलिदान देना होगा। अब जो बच्चों के साथ रैगिंग हो रही है उन्हें तो बदलना होगा, त्यागना होगा। थैंक यू वेरी मच। सच्चा साथी सूरज चौधरी।